ब्रेक के बाद नेशनल इशूज़ में खुश आमदीद। कराची की सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है और हमने इससे पहले गुफ्तगू की असम्बलियों में वापस जाने के हवाले से कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिरी कुछ मिनट जो हैं वो यमन के इशू को भी दे सकें। अदर साहब, आप कह रहे थे कि दूसरी जो जमातें हैं उनका भी कराची में हिस्सा मौजूद है सीटों के हवाले से, लेकिन अगर हम देखें एज सोशल ग्रिप अगर चेक करें तो वो MQM की ही हमें ज़्यादा नजर आई है। सोशल ग्रिप आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये एक ज़िमनी इलेक्शन था। ठीक है, जनरल इलेक्शन जब भी होंगे किसी भी पार्टी का किसी से इल्हाक हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि कराची में सिर्फ MQM नहीं है, कराची में पीपल्स पार्टी का है, कराची में ANP का एक किरदार है, जमात इस्लामी का एक रोल है, मियाँ साहब ने कहा PTI का भी एक रोल है। तमाम जमातें देखें, अगले इलेक्शन में आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी किससे इलेक्शन इत्तेहाद कर, बिल्कुल अगले इलेक्शन में MQM ने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लिया, जैसे जरदारी साहब कह चुके हैं कि MQM को सिंध असेंबली में लाएंगे, तो जनाब क्लीन स्वीप है। ठीक है, फिर ना आपको जमात इस्लामी की एक सीट नजर आएगी, ना PTI की नजर आएगी, ना ANP की नजर आएगी। है। तो ये कबलज वक्त है ये मौजूदा इलेक्शन में, इसमें चूंकि ये समझ लें कि सारे इंडिविजुअली हैं तो यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अगला इलेक्शन मेरे हिसाब से कबलज वक्त होगा। अगर इसी इलेक्शन की तरह से बात करें, एन मौके पे फर्ज कर लीजिए जमात इस्लामी जो है वो PTI के हक में सरेंडर कर जाती है, तो क्या MQM को टफ टाइम मिलेगा? लेकिन यहाँ एक बात और मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन, अगर आप पहले तो ये क्लियर करें कि ऑपरेशन है किसके खिलाफ। ठीक है, क्या ऑपरेशन सिर्फ MQM के खिलाफ है? वहाँ तो पीपल्स पार्टी भी चीख रही है, ठीक है, सभी चीख रहे हैं। और अगर किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ठीक है, तो इस ऑपरेशन का फ़ायदा किसको मिला है? देखें, ऑपरेशन का फ़ायदा अमूमन उसी जमात को ही मिल जाता है जिसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा होता है, सिंपैथीज मिल जाती है ना, मिल जाती हैं। तो ये हमेशा से पाकिस्तान में चला आया है कि जिसकी हुकूमत बरतरफ की जाती है उसको हमदर्दी मिल जाती है। और उसके अलावा भी आप जो 92 का ऑपरेशन हुआ उसके बाद से MQM मजबूत हुई। एग्जैक्टली क्यों हुई, इसके मुहरकात को देखा जाना चाहिए था। अगर आपने किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात है कि ये अगर ऑपरेशन आपने फैसला कर लिया करना है तो मुकम्मल कर लें। अधूरा ऑपरेशन मुल्क के लिए नुकसानदेह है, कौम के लिए नुकसानदेह है। जिस तरह आधा सच फसाद होता है, आधा सच फसाद, बिल्कुल इसी तरह। मियां महमूद साहब, ये बताइए कि कराची में अब ज़मीनी इलेक्शन में आपकी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, ख्वाहिश तो सबकी होती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए आप कितना ऑप्टिमिस्टिक है कि आप जीत पाएंगे इस माहौल में जहाँ MQM भी मौजूद है, भले उसकी गिरफ्त मजबूत है या ढीली है, इसके अलावा ऑपरेशन भी ताज़ा जो है उसके असरात आ रहे हैं, ऑपरेशन बल्कि पार्शली तो अभी भी चल रहा है और सारी जमातें चीख रही हैं। PTI ऐसी सिचुएशन में ज़मीनी इलेक्शन में कहाँ खड़ी है? मैं अतर भाई बड़े स्वीट हैं, पानी भी मेरा पिया है इन्होंने। जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है, अगर तो हमारा ज़मीर है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की बका हो, तो पीपल्स पार्टी अपना दौर गुजार चुकी। जो वो कहते हैं ना कि बेनज़ीर ने बड़ी मेहनत की जरदारी उसको लगारी को नाराज़ करने के लिए, नवाज शरीफ ने बड़ी मेहनत की मुशर्रफ को नाराज़ करने के लिए, ठीक, और इन्होंने मेहनत की खाना ख़राब करने के लिए मुल्क का। जो पीपल्स पार्टी बेनज़ीर ख़त्म ना कर सकी, जो पीपल्स पार्टी भुट्टो ना ख़त्म कर सका, वो जरदारी ने आके ख़त्म कर दी। बिलावल लेकिन मौजूद है, जब भुट्टो साहब इस दुनिया से गए तब लोग यही कहते थे कि सिंध में उनकी हुकूमत है, लेकिन तब भी कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। एक बात मैं आपसे ये लिख लें, आपके काम आएगी। मैंने जब 85 में मखदूम हसन महमूद जब अपोजिशन लीडर था, तो उसने बड़ी अच्छी तकरीर की थी अपोजिशन लीडर के तौर पे कि नवाज शरीफ, हमने आसमानों की बुलंदी देखी है और ज़मीनों की, समंदरों की गहराई देखी है, हमने बड़े बड़े दरियाओं को चढ़ चढ़ के उतरते देखा है। 2 बंदे आपकी हुकूमत को लेके डूबेंगे, इमरान मोहम्मद खान जनेजो तुम्हें इकबाल अहमद खान लेके डूबेगा और नवाज शरीफ तुम्हें गुलाम हैदर वाही लेके डूबेगा, और बिल्कुल ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसी तरह ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें आप ये लिख लें मेरी बात कि अगर जरदारी को अपनी जान का या अपनी हुकूमत का ख़तरा पैदा हुआ तो बिलावल को भी मरवाएगा। खैर, ये तो देखिए अंदाज़े और कयाफे हैं, लेकिन बात ये है मियाँ साहब कि बिलावल की सूरत में नहीं, कैफे क्या आप मुझे ये बता सकते हैं
कि बेनज़ीर ने जब कहा था कि मेरे कातिल ये होंगे, क्या उन कातिलों को हुकूमत में आला मुकाम नहीं मिला? बजा आप सही कह रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि बिलावल की सूरत में पीपल्स पार्टी के बाद एक नई उभरती हुई क़यादत मौजूद है, और अदरवाइज सोशल मीडिया पर तो जियाला ये कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम लोग ख़त्म होने की बातें करते हैं, वो तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है अपने फ्यूचर के हवाले से। वो तो कहते हैं मुस्तकबिल है ही हमारा। मुस्तकबिल को छोड़ा ही कहाँ है जो उनका होगा। तो वो कहते हैं ना, जरदारी साहब जब जाने लगे थे तो लोग उनसे सवाल करते थे कि जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे, दिल बहलाने की कोई तहरीर देते जाना, आज तो मुझे अपनी तस्वीर देते जाना। ठीक है। वो कहने लगे क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर देकर? तो लोग कहते थे चांद में ढाल कर तेरी तस्वीर को गहरे पानी में तेरा अक्स देखेंगे, फिर हिलाकर थोड़ा सा पानी को रात भर तेरा रक्स देखेंगे। बिल्कुल सही है, और आपने तो यहाँ पे मुशायरा ही पेश कर दिया। ये बताइए फाइनली मियां महमूद अहमद साहब, बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए सियासतदान, आप क्या समझते हैं? यमन के मौजू की तरफ चलते हैं और अतर साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करूंगा। पाकिस्तान को यमन में फ़ौज भेजनी चाहिए? देखें जी, यमन के मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब का सऊदीयन के साथ रिश्तेदारी भी है। ठीक है। नवाज शरीफ के कारोबार भी इकट्ठे हैं। नवाज शरीफ साहब कोई ना कोई सहारा लेके फ़ौज भेजना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूँगा जैसे आज का जॉइंट सेशन है और जॉइंट सेशन में नवाज शरीफ खुद नहीं गया, इस मसले में कितनी उसकी अदम दिलचस्पी है वो आपको खुद अंदाज़ा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इस पे बहस होनी चाहिए और मेजॉरिटी का जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ज़ाहिर है पार्लिमान ही इसका फैसला करेगी ना, अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है वो तो पार्लिमान का ही होगा। कि पार्लिमान का नहीं ना होता फैसला, यही तो मुसीबत है। एक दिन बुलाएंगे, 2 दिन बुलाएंगे, फैसला अपना करके चला देंगे। अच्छा साहब, पाकिस्तान की पार्लिमान की इसका मतलब है मियां महमूद साहब के मुताबिक तो कोई हैसियत ना हुई। मियां महमूद 2 दफ़ा असम्बली में रहा नहीं है। मियां साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक फरमाई है, वो ऐसा ही होता है कि फैसले आला सतह पे पहले कर लिए जाते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए इजलास बुला लिया, कागजी कार्रवाई बाद में होती है। आज से तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता कबल वज़ीर-ए-आज़म साहब तो अनाउंस भी कर चुके हैं कि फ़ौज वहाँ भिजवानी चाहिए। देखें इशू ये है कि वहाँ सबसे पहले आपको 2 चीज़ें देखनी चाहिए। मुशर्रफ दौर में भी मुशर्रफ कहा करता था कि हम किसी मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने दें। ठीक है। उस जंग में आपको कूदने के लिए पहले उसके तमाम असबाब मुहरकात पर गौर करना चाहिए कि वहाँ पे यमन में हौसी कौन है, सबसे पहले तो ये ठीक है, और वहाँ पे मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है। देखें जो उनका पहले ही कब्ज़े की मुतज़ाद इतलात आई, कभी हौसी कहते हैं हमारा कब्ज़ा है, कभी हुकूमत कहती है हमारा है। वहाँ हुकूमत का भी ये आलम है कि वहाँ पे फ़ौज 2 हिस्सों में वाज़ेह बटी हुई, एक साबिक़ सदर है साले साहब और फ़ौज उसकी हामी है, और बाकायदा उसे आप बागी कह लें या फ़ौज के 2 हिस्से कह लें, वो मौजूद हैं। अब वहाँ ये आलम है कि एक गली में एक टैंक पे कोई झंडा लहराए घूम रहा होता है, उसी शहर की दूसरी गली में टैंक पर कोई दूसरा झंडा लहराए घूम रहा होता है। मुकम्मल खाना जंगी की कैफियत, खाना जंगी की कैफियत है। अब वो सनआ के बाद अदन आ गई, जो अदन में भी एक सदारती महल था, सदर साहब उसमें मैसूर थे, कुछ 4-5 दिन कबल वो वहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने बागियों हौसियों ने कहा कि जी ये हमने कब्ज़ा कर लिया, जबकि सरकारी तर्जुमान ने कहा नहीं जी हमारा बदस्तूर कब्ज़ा। अभी रिसेंटली पिछले 3-4 दिनों से वहाँ ये हो रहा है कि बाकायदा अदन और सनआ में गैर मुल्की मुसल्लह फ़ौज आ रही है, और जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता कौन लोग हैं, किस हुकूमत से हैं। अब ये देखा जाए कि उधर से OIC ने भी इजलास बुलवाया सारा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, और 40,000 मुश्तरका फ़ौज तश्कील दे दी गई वैसे फ़ौरन ही। ठीक है, जो आज तक वैसे 70 की दहाई से आज तक इसराइल के खिलाफ तो कभी तश्कील हुई नहीं, एक मुस्लिम कंट्री के खिलाफ। इसमें मैं छोटी सी अगर आप इजाज़त दें तो सऊदी अरब ना जीत रहा है ना हार रहा है। हार रहा है तो अमेरिका हार रहा है, जीत रहा है तो अमेरिका जीत रहा है। हमें पूरी दुनिया को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है शिया सुन्नी फसाद में। ठीक है, और ये फसाद इतना अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला पाक इस मुल्क आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अगर ये शिया सुन्नी फसाद बढ़ गया तो फिर पूरी दुनिया की खैर नहीं है। बिल्कुल सही। अतर साहब, आसान नुस्खा नहीं मिल गया वैसे जो इंटरनेशनल पावर्स हैं कि शिया सुन्नी फसाद जो है उसका एक बीज रखें और मुस्लिम दुनिया को लड़वाना शुरू कर दें? अब देखिए यमन में ईरान का रोल तो है ना, बहुत ज़्यादा।
जी। और ईरान, जाहिर बात है, पाक फौज अगर सऊदीया जाती है तो ईरान मुखालफत कर रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो बहुत सारे ये इस्लामी ममालिक भी वहाँ बटे हुए हैं। ईरान यमन की हिमायत कर रहा है बागियों की, ठीक है, और उसके हमायत में मजीद शाम भी आ जाएगा। अब उर्दन जो है वो मुखालिफ है, ठीक है। अब सऊदी अरब का ये देखना चाहिए, बेसिक पाक और अफगान जो सरहद है उसकी उसी तरह यमन के साथ सऊदीया की बहुत लंबी बॉर्डर है, बिल्कुल सही है। उस सरहद पे पहले भी सऊदी अरब ने बाढ़ लगाने की कोशिश की, यमन की मुखालफत स्टार्ट से है, क्योंकि ये ज़हन में रखना चाहिए कि यमन से सऊदीया के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। वो एक अरसा से दबी दबी कशीदगी चले जा रही है। वो हम अपनी सतह पे देखते हैं कि मुसलमान मुल्क है, वो भी मुसलमान मुल्क है, अगर वो मदद क्लेम करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान बाउंड है बेसिक 71 के मुआहदे की रूह से कि अगर सऊदी अरब की सालमियत को खतरा है तो पाकिस्तान मुआहदे के तहत अच्छा सर, तो मेरा 71 से पहले से मौजूद है, अयूब के दौर से बाकायदा उसका एग्रीमेंट बाद में हुआ, इनफॉर्मल तो वो पहले से मौजूद है। लेकिन उसमें ये है कि अगर कहा जाता है कि जी वो हरमैन शरीफैन को कोई खतरा हुआ है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री के लिए, सबके लिए मुकद्दस तरीन मुकाम है, ठीक है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फौरतौर पर कोई खतरा भी नहीं है। नहीं, उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन सऊदी अरब जो खतरा फील कर रहा है ना, एक तो वो ये है कि वहाँ भी अफगानिस्तान की तरह आजादाना आ जा सकता है, कोई उसकी सरहद पे बाढ़ नहीं, ठीक है। अभी परसों पहला उनका सऊदी शहरी जो है ना वो एक फायरिंग से मारा गया है, तो उन्होंने यही क्लेम किया है कि ये यमन की तरफ से फायरिंग हुई है, ठीक है। अभी कल जैसे उन्होंने कहा कि यमन के उसी बागियों ने आबे जमजम में भी जहर मिला के वो भिजवाया, और वो जाहिर बात उन्होंने बहुत सारा वेस्ट भी किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो रुकवाई भी हैं। उनको अपनी जगह पे ख़तरा मौजूद है, अगर वो उसे बागी क्लेम करते हैं, जाहिर बात है। उन्होंने जब बाढ़ लगाने की कोशिश की तो उस वक्त भी यमन ने मुखालफत की थी, फिर कुछ बाढ़ लगाई भी गई, फिर उससे अगले मुआहदे में उन्होंने कहा कि जी ये स्मगलिंग को रोकना है और दूसरे मामला के लिए कुछ हिस्सों में बाढ़ लगी। अभी सऊदी अरब ने वो कुछ बाढ़ रिमूव की है, ठीक है, ताकि उनकी मूवमेंट ओवरऑल यमन का जो वजूद है, सऊदी अरब माजी में हमने देखा कि कभी भी उससे उस तरह से हैप्पी नहीं रहा। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के तो चले नौयत और है, क्योंकि अतर साहब तारीख में हम जब भी जहाँ भी पढ़ते हैं जजीरा नुमा अरब की बात होती है, और वो यमन को अगर आप एक आज़ाद मुल्क मान लें तो फिर अरब जजीरा नुमा तो नहीं रहता। शायद यही वजह है कि वो उसके वजूद से ही ख्याल बिल्कुल ही नहीं है, नाकाम और दूसरा ये मियाँ साहब ने एक बात बड़ी बिल्कुल वजह फरमाई कि बेसिक हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं। बिल्कुल, हम भी यहाँ यही कहते हैं कि पाकिस्तान को सऊदीया की मदद करनी चाहिए, लेकिन उस पर पार्लियामेंट को अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये डिबेट होनी चाहिए कि हमारे मफाद में क्या है, क्या हम वो टीटीपी तहरीक तालिबान हमारे लिए वहां से क्या निकलेगा, जगह एक और ग्रुप अपने खिलाफ तो नहीं करेगा। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, सब क्विकली कर दीजिए, वो ये है कि फौज को डिस्टर्ब नहीं अभी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, फौज अपने जिस मिशन पे लगी है उससे हट गई तो नाकाबिले तराफी नुकसान होगा। जी टाइम खत्म हो गया था सर, फाइनली ये बता दीजिए कि अगर ईरान के जनरल साहब ये ना कहते कि दुनिया के 4 दारुल हुकूमत हमारे कब्जे में और 5वें पे नजर है, सऊदी अरब के दारुल खिलाफे की बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरब इतना ज़्यादा एक्टिव ना होता, क्या ख्याल है? देखिए, सऊदी अरब को तो बाकायदा एक्टिव होने की जरूरत भी है। मौजूदा सूरत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा खतरा सऊदी अरब को लाक, लेकिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स ने वो ज्यादा भड़का दिया, वो भी ज्यादा किया, और ईरान यमन के बागियों को बाकायदा सपोर्ट कर रहा है, बाकायदा तौर पे फजाई तौर पे उनको असला फराहम किया गया, और बहुत सारे इशूज, और वो कहते हैं जस्टिफाइड भी है हमारे नजदीक। बिल्कुल ठीक, तो इस लिहाज से अगर वो खतरा फील नहीं करता तो मेरा ख्याल है वो तो फिर फाइनली आप कहते हैं कि पाकिस्तान अपना मफाद सबसे पहले अपना मफाद देखे और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाना जरूरी, ठीक है, और खत्ते की सियासत में भी देखे कि उसका इसके बाद क्या। लेकिन वो जो वज़ीर साहब ने एक तरफा पहले दिन ही ऐलान कर दिया था भिजवाया जाए, वो किसी तौर पे मुनासिब वो मुनासिब। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अतर खुरम साहब, सीनियर साफिर तजज़ियाकार, मियां महमूद अहमद साहब, पॉलिटिशियन, पीटीआई से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया नेशनल इशूज़ में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ये था आज का नेशनल इशूज़। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। स्क्रीन पर दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।